हाँ बेटा, अपन पढ़ रहे थे, देखो बेटा किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी में अपवर्तन, अपवर्तन में अपन ने क्रांतिक कोण पढ़ा था लास्ट टर्न पे। क्रांतिक कोण के अनुप्रयोग में एक तो देख लिया था कि कितनी त्रिज्या या व्यास की चकती ढकदू की कोई प्रकाश की किरण बाहर ना आए, तो याद आ गया बेटा, वो आया था आर न्यूनतम बराबर एच बटा अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, याद आ गया। चलो अब अपन पढ़ रहे बेटा प्रकाशिक तंतु, क्या पढ़ रहे? प्रकाशिक तंतु। थोड़ा सा मैंने थ्योरी रामायण पहले लिख दी, क्यों? क्योंकि समय खराब होगा, ये पूरी थ्योरी अपनी। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु क्या होता है? आजकल आप देखते हो ऑप्टिकल फाइबर का जमाना, बहुत ज़्यादा स्पीड 4G 5G, बताता हूँ ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है। ये हो गई क्लेडिंग, क्या हो गया बेटा? क्लेडिंग, बाह्य आवरण क्लेडिंग, अंदर वाली सतह ये हो गया कोर, ये हो गई क्लेडिंग, ये हो गया कोर, ठीक है। ये कोर अंदर वाला म्यू कोर और ये क्लेडिंग। क्लेडिंग का जो वातावरण का म्यू होता है क्लेडिंग का वो कम होता है ना, क्लेडिंग का म्यू कम होता है कोर से, ये अंदर कोर का म्यू ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो ये कोर का म्यू ज़्यादा है और क्लेडिंग का म्यू कम है, समझ गए क्या? अब देखो ये हो गया बाहरी माध्यम। तो जब यहाँ इस सतह पर प्रकाश की किरण गिरती है और अगर क्रांतिक कोण से अधिक पे गिर जाए, ये थीटा सी अगर क्रांतिक कोण पे गिर जाए या उससे बड़े पे, तो बोल दूँ TIR होगा और इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। तो मैं बोल दूँ ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है लिख दो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य, के सिद्धांत पर कार्य, सिद्धांत पर कार्य, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे बार बार TIR होते हैं, है ना, खूब सारे TIR होते हैं और प्रकाश की किरण आगे चलती है। कोर क्लेडिंग सतह पर TIR के लिए यहाँ पर TIR करवाना है, यहाँ पे तो क्या जरूरी है? ये जरूरी है क्या? μ1 अंदर वाले माध्यम का म्यू इंटू साइन थीटा सी, μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90, μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90, ये 90 डिग्री, ये μ2 साइन 90, μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90, ये आ गया। तो यहाँ से कितना गया? μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2, μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 आ गया। यहाँ से एक समीकरण बना दिए। मुझे क्या इस आई में और यहाँ पर ये आई क्या हो कि पूर्ण आंतरिक, दूसरी सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, इस पर न्यूमेरिकल भी करूंगा मैं। पहली सतह पर आपतन कोण क्या हो, कितने कोण पर प्रकाश की किरण को गिराऊं कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, फिर जो भी वो संबंध आ जाएगा, फिर उससे आप बताओ छोटे कोण पर गिराओगे या बड़े? बड़े, सॉरी छोटे, जितने छोटे कोण पर गिराओगे आप उससे, तो उतना ये छोटा आएगा तो उतना ही ये बड़ा आएगा और TIR होगा। तो अभी ये कोण निकालूंगा मैं, उस पे या उससे छोटे कोण पे गिराओ तो TIR होने की संभावना मैक्सिमम है। चलो साहब, तो यहां से मैं दे बोल दूं कि μ1 यहाँ आया, μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 और साइन 90, याद है क्रांतिक कोण पर दूसरा कोण अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, तो ये एक संबंध बन गया ये। फिर अपन ने आपतन सतह पर स्नेल का नियम लगाया यहाँ पे, तो देखो क्या आया, तो यहां से लिख दूं मैं, आपतन सतह पर क्या आया, ये देखिए लिखा है मैंने, 1 साइन आई, ये बाहर हवा है, 1 साइन आई बराबर μ1 साइन आर, μ1 साइन अंदर वाला म्यू μ1 साइन आर, तो 1 साइन आई बराबर μ1 साइन आर। ये थोड़ा साफ कर देते इसको, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे आ जाओ। फिर यहाँ लिखा, अच्छा आर और थीटा सी 90 होंगे, देख ये त्रिभुज देख बेटा, तो बोल दो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों सतह लंबवत है। ध्यान ना, दो लंबवत सतह हो तभी ये लगेगा, क्योंकि मैंने संबंध काम में लिया है कि r प्लस थीटा सी बराबर 90, तो जब मैं संबंध काम पे ले रहा हूँ r प्लस थीटा सी बराबर 90, तो ये r बराबर आ गया 90 माइनस थीटा सी, ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन आई, फिर r का मान रख दिया 90 माइनस थीटा सी, ये देखो 90 माइनस थीटा सी, और जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा सी लिखा, ये आ गया कोस थीटा सी, क्लियर है। तो ये μ1 कोस थीटा सी, अभी आ गया साइन आई बराबर μ1 कोस थीटा सी। अब समीकरण 1 और वर्ग का 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कर दो, तो समीकरण 1 का वर्ग, तो ये समीकरण 1 हो गई, इसका वर्ग करा है ना, और समीकरण 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा सीधा μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस μ1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी, ये देखो इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये बराबर μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, ये आ गया μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। अब यहाँ से आगे देखो हल करा, तो μ1 स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी, ये 1 बन जाएगा, और ये हल करने पर ये देखो ये μ2 स्क्वायर उधर भेजा, तो ये आ जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर का रूट अंडर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस तू तो सीधा ये याद रख, सीधा सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि इतने कबाड़े में एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, इसका बेसिक बड़ा भारी है, तो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक से सोल्व करके यहां तक पहुंचना बड़ा भारी है इस फॉर्मूले तक। तो मैं बोल दूं, क्योंकि 2 बार स्नेल का नियम लगा के थीटा सी को उड़ाना होता है। देखो पहली बार स्नेल का नियम लगाया, यहाँ थीटा सी आया, दूसरी बार स्नेल का नियम लगाया, आर का मान 90 माइनस थीटा सी रखा, तो यहाँ पे भी थीटा सी आया।
इन दोनों में से थीटा सी उड़ाना है, क्योंकि मुझे आपतन कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो उसके लिए संबंध चाहिए। तो ये थीटा सी उड़ाया वर्ग करके, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन अपने एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो सीधा ये याद रखूंगा। तो आपतन कोण और म्यू में संबंध होता है बेटा, है ना। ये म्यू क्या है, भारी वाला म्यू माइनस हल्का वाला म्यू, ये है कोर का म्यू। क्या है ये, कोर, ये कोर, क्योंकि कोर भारी होती है, और ये क्लेडिंग। तो एक है क्लेडिंग का म्यू और एक है कोर का म्यू, क्लेडिंग। ठीक है बेटा, तो एक है क्लेडिंग और एक है कोर। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब अपन आते बेटा आगे, इधर सुनना, क्वेश्चन करते हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो ये देख एग्जांपल 22 तक अपन ने कर लिए थे, 23 वो ऐसे बोलेगा। अब वो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु देगा नहीं, ऐसा एक घन दे दिया बोल दो, है ना। ये घनाकार एक ब्लॉक है जिसका म्यू बताना क्या हो, कि 45 डिग्री पर गिरने वाली किरण, एक सतह पर 45 डिग्री पर गिरने वाली किरण, है ना, वो यूं बोलेगा घन का अपवर्तनांक क्या हो कि एक सतह पर 45 डिग्री कोण पर गिरने वाली प्रकाश की किरण दूसरी सतह पर TIR करे, ठीक है। 45 डिग्री पर गिरने वाली किरण दूसरी सतह पर TIR करे, ठीक है ना, दूसरी सतह पर TIR करे, यहां पर TIR हो, ठीक है। चलो साहब, तो इस सतह पर TIR करवाना है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री पे सतह होनी चाहिए, देखो 90 डिग्री पे, अगर ये 90 पे नहीं होती तो मेरा वो सूत्र नहीं बनता। क्यों, क्योंकि मैंने R को 90 माइनस थीटा सी लिखा था। तो यहां से मैं सीधा बोल दूं यहाँ पे, और बाहर हवा है, कुछ नहीं बोले तो ये हवा, तो बोल दूं ये क्लेडिंग हवा, ये μ2 बराबर 1 हो गया, और ये μ1 निकालना है एक तरीके से। तो बोलो कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में मैं कर दूं सॉल्यूशन पे ऑप्टिकल फाइबर का सीधा सूत्र, मैंने कहा था ना सीधा सूत्र याद रखो, साइन I बराबर μ1 स्क्वायर, अंदर वाला म्यू माइनस बाहर वाला μ2 स्क्वायर, है ना ये। तो साइन 45 डिग्री बराबर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस, है ना, ये अंदर वाला म्यू बाहर वाला म्यू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर 3/2, तो म्यू बराबर आ जाएगा रूट अंडर 3/2, म्यू बराबर अंडर रूट 3/2, ये आ गया। तो रूट 3/2 म्यू होना चाहिए अंदर, बस आसान। दो सतह 90 डिग्री पे होनी चाहिए, एक पर गिरे और दूसरे पे TIR हो। ये शर्त क्या है, एक पे गिरे और दूसरे पे TIR हो, ध्यान रखना। पहली पर गिरे और दूसरे पे TIR करे तो उसके लिए शर्त है। समझ गए क्या सर, ये समझ में आ गया बिल्कुल भी हमारे को, ठीक है। ये 23 आ जाओ आगे। ठीक है। तो अब सुनना, ये तो हो गया ऑप्टिकल, बस बहुत है, इससे क्वेश्चन कर लेना। एक तो सीधा सूत्र पूछता है, ये 3-4 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में इसमें, वेरी वेरी, ऑप्टिकल फाइबर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो हम बोल दो, एक तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, तो अपने आप में एक तो सूत्र डायरेक्ट दिया हुआ एक बार तो एग्जाम में, और एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है, और इसमें कई बार म्यू देके ये आई गायब कर देगा, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई क्या, तो सर इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। ठीक सर, आगे आ जाओ। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाशिक तंतु आपके समझ में आ गया, और कितनी त्रिज्या का चकती ढक दूं न्यूनतम कि किरण बाहर निकले, वो कल करा दिया था मैंने। ये दो अनुप्रयोग अपन ने पढ़े TIR के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते बेटा, अब अपन बात करते हैं कि आभासी एवं वास्तविक गहराइयां, है ना, आभासी अपवर्तन में प्रतिबिंब की आभासी गहराई, ठीक है, समतल सतह से अपवर्तन। अच्छा, स्नेल के नियम पे बेटा एक और क्वेश्चन कर लो, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कर लो। एग्जाम्पल लेट 24, देखो स्नेल के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, सुनना। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है,
कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे लिख दो कॉन्सेप्ट, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है सर, बताता हूँ। जैसे क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये दो सतह है, इस पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो जैसे प्रकाश की किरण गिरी, ये ठीक है, ये आई, ये गई, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है ना। ये μ1 μ2 μ3 है ना, जैसे ये, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने बोला ये I, ये R है ना, और ये E। मुझे मान लो I देखे म्यू दिए में और E निकालना हो, तो बच्चा पूरी कैलकुलेशन करता है। मैं बताता हूँ तेरे को क्या करता है, देख सुनना। वो क्या करता है, सर μ1 sin I बराबर μ2 sin R, बिल्कुल सही है, स्नेल का नियम। अरे सतह एक, ये पहली सतह, ये सतह 1, ये सतह 2, सतह एक पर स्नेल लो, पर स्नेल नियम, पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अरे बोलो, ये तो ये आया, ठीक है ना। अच्छा सतह 2, अब सतह 2 की बात करूं मैं, ठीक है। तो सतह 2 पर स्नेल का नियम लगाऊं तो कितना आ जाएगा, ये बोलो, μ2 sin R। देखो चूंकि ये दोनों समानांतर सतह है, ये समानांतर सतह है, तो बोल दो ये अभिलंबी समानांतर होंगे। तो ये कोण R है तो ये भी R आ गया क्या बेटा, ये देख यहाँ कोण R है तो ये भी R, तो बोल दो अंदर वाली कैलकुलेशन सेम हो गई। यहाँ पे भी μ2 sin R, यहाँ पे भी μ2 sin R बराबर, ये देख कितना आ जाएगा, μ3 sin E, ये आ गया μ3 sin E, ये देखो μ3 sin E। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो मैं बोलता हूँ ये μ1 sin I, बाहर वाली कैलकुलेशन को A नाम दे रहा हूँ, ये बाहर वाली कैलकुलेशन A, अंदर वाली कैलकुलेशन को नाम दिया B, ये हो गई B। अच्छा इस कैलकुलेशन को नाम दिया B, और ये हो गई C, ये C। तो क्या मैं बोल दूँ ये A बराबर B और वही B बराबर C। तो यहां से देखो A बराबर B और वही B, ये देखो ये सेम है, ये वाली कैलकुलेशन सेम है, देखो क्योंकि जो यहां आएगा वही चीज यहां है। तो बोल दो A बराबर B, B बराबर C। अरे बोलो, ये A बराबर B, B बराबर C। तो मैं बोल दूं फाइनली A बराबर C, A बराबर B, B बराबर C, तो फाइनली A बराबर C। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहां से μ1 sin I बराबर μ3 sin E, ठीक है, μ1 sin I बराबर μ3। तो बोल दो फर्स्ट बराबर लास्ट। ए बेटा ये क्या किया, फर्स्ट बराबर लास्ट कब, जब पहला बराबर लास्ट में, ए अंततः फाइनली, ठीक है समझ जाओगे। ये पहला बराबर लास्ट कब होगा, पहला बराबर लास्ट जब मैं बोल दूं क्या कि ये बराबर ये तब होगा, कब, जब समानांतर हो ये समान। तो जब समानांतर सतह खूब सारे, या यूं बोल दूं समानांतर खूब सारे मीडियम रखे हो, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तो पहला बराबर आखिरी करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे। अच्छा अब इसमें भी अगर ये माध्यम समान हो जाए, तो यदि μ1 बराबर μ3 हो, यदि μ1 बराबर μ3 हो, इंपॉर्टेंट बात देख, यदि μ1 बराबर μ3 हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, μ1 बराबर μ3, तो मैं बोल दूं क्या I बराबर E, तो I बराबर E मतलब उसी माध्यम में निकलेगी तो उसी कोण पर निकलेगी। अगर कोई प्रकाश की किरण खूब सारी समांतर स्लैब में से अपवर्तित होते होते फाइनली उसी माध्यम में आ जाए, जैसे μ1 μ3 बराबर हो जाए, उसी प्रकार के माध्यम में आ जाए, तो उसी कोण पर निकलेगी I बराबर E। तो सेम माध्यम में आने पर समान कोण पर निकलेगी। ये थीटा पर एंटर करी थी तो ये भी थीटा पर बाहर आएगी, ये थीटा पर एंटर करी थी तो यहाँ पे थीटा पे बाहर आएगी। कब, जब ये समान हो जाए, ये म्यू, ये दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है क्या? तो समान माध्यम में आने पर समान कोण पर आएगी। तो ये बात ध्यान रखो, ये कंसेप्ट है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ए बराबर बी तो बी बराबर सी, तो ए बराबर सी हो जाता है। ए बराबर बी, ये कैलकुलेशन को ए नाम दे दूं, ए बराबर ये का बी, तो वही बी बराबर सी। तो ये ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो अल्टीमेटली ए बराबर सी। तो फर्स्ट बराबर लास्ट कर सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बराबर लास्ट। ये तो हर समय कर सकता हूं, और अगर फर्स्ट और लास्ट के म्यू समान हो गए तो थीटा भी समान होगा। उसी माध्यम में उसी कोण पर किरण बाहर आती है। सर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाओ।
तो अपन ने कितने 23 क्वेश्चन कर लिया, आ जाओ 24वें क्वेश्चन पे। ये कंसेप्ट लिख लेना बेटा, पोस्ट करके नोट कर ले। एग्जाम्पल 24 देख क्वेश्चन, ये सब IIT JEE में 4 बार पूछा हुआ है। IIT JEE में ये कंसेप्ट 4 बार पूछा, 4 बार पूछा हुआ कंसेप्ट, 4 बार पूछा है ना। कंसेप्ट 4 बार पूछा हो, क्वेश्चन नहीं। JEE में 4 बार पूछा कंसेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन तो बदलते गए थे, बता देता हूं, सारे क्वेश्चन बता देता हूं। इधर देख, ये देख, मैं क्वेश्चन वो का वही नहीं दे रहा हूं, थोड़ा बदल रहा हूं। JEE ने वेरिएबल में पूछा था, मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। ये देख, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया μ1 बराबर √2, μ2 बराबर 2, और ये हवा। हाँ, अब JEE ने पूछा I बराबर क्या हो कि हवा में, या I का मान क्या हो, दिए गए चित्र के लिए I का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो समझ लो। अब रामायण कौन लिखेगा, है ना। दिए गए चित्र में I बताओ। अब सुनो, प्रकाश की किरण आई कौन पर आपतन हुआ, यहाँ पे पहले हल्के से भारी में गई तो करीब आई, फिर यहाँ से वापस अपवर्तन हो गया, दूर हटी, अभिलंब से दूर हटी, तो बोल दो 90 डिग्री पे चली गई प्रकाश की किरण। बोलो, तो अब मैं बोल दूं ये बराबर ये, पहले R निकालो, फिर उस R से ये E निकालो और वैसे हल करो, ठीक है। सॉल्यूशन देख, तो मैं बोल दूं ये पूरी कैलकुलेशन A हो गई, है ना, ये B C। तो यहां से मैं बोल दूं √2 sin I इज इक्वल टू 2 sin R, 2 sin R। ये पहले यहाँ स्नेल का नियम लगूंगा, 2 sin R। अब R नहीं पता, या तो R निकालूं मैं, तो यहाँ से R निकालने जाऊंगा तो I का मान पता नहीं है, फिर R का मान भी पता नहीं, तो बड़ा गोच पोच होने लग जाएगा। करना कुछ नहीं है, तो मैं बोल दूं मेरे को निकालने की जरूरत नहीं, मैं आगे वापस लिखूंगा इसके लिए, सतह 2 के लिए। ये देख, सतह 1, ये 1, सतह 1, सतह 1, ये 1, फिर सतह 2, सतह 2 के लिए। अब यहाँ से R मत निकाल, नहीं तो दोनों वेरिएबल है। सतह 2, दिमाग लगा, सतह 2, तो मैं यहाँ से लिख दूं यहाँ पे 2 sin R। ये देख, अंदर वाली कैलकुलेशन यहाँ पे भी 2 sin R थी, यहाँ पे भी 2 sin R है। मजा आ गया है, देख 2 sin R, 2 sin R बराबर 1 sin 90, ठीक है। तो बोल दूं ये बराबर ये, फिर ये बराबर ये, तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर हो गए क्या। तो यहाँ से देखो, तो इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं, कहा थी। तो ये तो मैंने सीख लिया ना, ये तो मैं सिखा चुका हूँ ना तेरे को, ये तो मैंने कर दिया ना क्लास में कि ये बराबर ये, फिर ये बराबर ये, तो अल्टीमेटली पहला बराबर लास्ट। ये देखो, तो फर्स्ट बराबर लास्ट, तो सीधा कर दूं मैं कि फर्स्ट बराबर लास्ट, फर्स्ट सॉल्यूशन देख, फर्स्ट बराबर लास्ट, क्योंकि ये पैरेलल स्लेब है। देख, फर्स्ट बराबर लास्ट कितना आ जाएगा, √2 sin I बराबर 1 sin 90। ये तो यहाँ से sin I कितना गया, sin I बराबर 1/√2, तो यहाँ से I बराबर 45 डिग्री। क्लियर है क्या, 45 डिग्री क्लियर है। तो 45 डिग्री पे प्रकाश की किरण गिरी है, तो 45 डिग्री पे गिरने वाली किरण या 90 पे चली गई, समझ गए। तो पहला बराबर लास्ट कितना आसान हो गया, नहीं तो तुम पहले इसको इसके बराबर करते, फिर इसको इसके बराबर करते, बड़ी गड़बड़ होती। तो सीधा फर्स्ट बराबर लास्ट, और जैसे फर्स्ट बराबर लास्ट करा I 45 डिग्री आ गया। क्लियर है क्या, चलो साहब चले आगे, चलो ठीक है। चलो अब सर ऐसा और आप कह रहे थे 4-5 क्वेश्चन है, बताता हूँ, है ना। सर JEE ने क्या पूछा एग्जैक्टली वो बताओ ना, क्वेश्चन देखिए हमारे कभी वहाँ बताता हूँ। ये JEE ने पूछा I, है ना, ये μg दिया था शायद, नहीं क्या दिया था रे, हाँ ये तो हवा दी थी, है ना, ये μg था और ये μ वाटर था, है ना, और यहाँ से किरण 90 डिग्री पे आ रही थी, ये
ये सेम क्वेश्चन, बस मैंने आई यहाँ पे, और ये म्यू जी हवा, हवा की जगह ये 2 और √2 कर दिए ये, ठीक है। तो ठीक है, म्यू जी पूछा था, म्यू जी बराबर वॉट, है ना। ए ऑप्शन था साइन आई, बी था साइन आर, ये आर था, है ना। सी ऑप्शन था 1/sin आई, डी था 1/cos आई। ये 4 ऑप्शन दिए थे। मच्छर, सर क्या मच्छर, फर्स्ट बराबर लास्ट, ये फिर से पैरेलल स्लेब है। ए जब भी पैरेलल स्लेब हो फर्स्ट बराबर लास्ट, ये वाली कैलकुलेशन बराबर ये कर दो। क्यों, ये इसके बराबर है, फिर वही चीज इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ए बराबर ए बराबर सी, बताया ना भी ए बराबर सी। तो सॉल्यूशन में सीधा लिख दूं, सॉल्यूशन ए बराबर सी। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू 1 sin 90। क्लियर है, आजा। तो यहां से कितना आ जाएगा बोल, म्यू जी बराबर 1/sin आई, ये आ गया म्यू जी बराबर 1/sin, खत्म। म्यू जी बराबर 1/sin आई। चला आगे बेटा, चलो एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26 देखो। हाँ सर, और बताओ ना सर ऐसा क्वेश्चन। ये देख, एक से बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं। ये देख, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ये n0/2, n0/4 और n0/8, ये यहाँ तक दिया था। और ये बोला था बेटा, ये सब समानांतर स्लेब है, सब पैरेलल स्लेब है। ये आई प्रकाश की किरण आई है ना, ये क्रांत, ये बताना आई का मान है ना ये। और ऐसे ये दूर हटी थी सारी किरणें, यूँ चली जाए। ठीक है, ये आई का मान कितना हो, ठीक है। यहां से, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखो, n0 साइन, ये देखो। अब मैं, ये समानांतर स्लेब है सारी, तो फर्स्ट बराबर लास्ट कर दूं, सॉल्यूशन फर्स्ट बराबर लास्ट करो, फर्स्ट बराबर लास्ट, तो लिख दूं 1 sin आई, सॉरी n0 sin आई। देख n0 sin आई, अरे बोलो इसमें आई का मान, अरे यार आई का मान बताओ, क्वेश्चन यही था, आई इक्वल टू वॉट, यही क्वेश्चन है। तो मैं बोल दूं, ये देखो n0 sin आई इज इक्वल टू n0/8 sin 90। ये तो यहाँ से कितना जाएगा, n0 से n0 गया, तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो, साइन आई बराबर 1/8। तो साइन आई बराबर 1/8, खत्म। तो ये साइन आई बराबर 1/8। क्लियर है क्या बेटा। तो बस फर्स्ट बराबर लास्ट, ये बराबर ये, सीधा ये क्यों बराबर है, क्योंकि बीच वाली सारी कैलकुलेशन इसको इसके बराबर करोगे, फिर वही चीज वापस इसके बराबर होगी, फिर वही चीज इसके बराबर होगी। तो ये इसके ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये बराबर, ये बराबर, तो ये बराबर, फिर ये वापस इसके जैसा है, तो ये बराबर, खत्म। वही ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, तो ए बराबर डी। सर मजा आ गया, ये कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, वास्तव में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ सर, और बताओ क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछा एक और, ये देख एग्जाम्पल 27, ये देख बेटा, ये क्वेश्चन जेई में तेरे, ये शायद मेडिकल में भी आया हुआ, देखना, मेरे को कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये देख, ये दिया μ1 है ना, यहाँ पे μ1, μ2, μ3, μ4, ठीक है। ये रे आई थीटा एंगल पे है ना, ये पास आई रहे, ठीक है ना, ये थीटा पे, ये भी थीटा पे। क्लियर है क्या, ये थीटा थीटा, तो μ1, μ2, μ3, μ4 ये 4 मीडियम है, थीटा थीटा ये, ठीक है ना। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये अगर ये दोनों एंगल बराबर है, तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है, कथन कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है, ठीक है। ये बराबर दिए, तो यहां से बोल दूं क्या, μ1 बराबर μ2 बराबर μ3 बराबर μ4 है ना, बी μ1 बराबर μ4, सी μt बराबर μ3, डी
μ3 बराबर μ4। कौन सा कथन सत्य होना जरूरी है? μ1 बराबर μ4। देखो मैंने कहा था ना वो a बराबर c करूंगा तो उसी माध्यम में अगर उसी कोण पर किरण आ गई तो वही माध्यम होगा, या वही माध्यम अगर μ1 μ4 सेम होता तो थीटा समान होता। देख थ्योरी में लिखा दिया नोट्स में मैंने, ये देख इधर देख, ये देख अगर ये μ1 μ3 बराबर होते हैं हो जाते हैं तो I और E बराबर, ये दोनों बराबर है। अगर माध्यम समान हो जाते हैं तो कोण बराबर हो जाता है। उसमें उल्टा दे दिया, कोण बराबर दे दिए तो माध्यम समान है। तो समान समानांतर स्लेब में समान माध्यम में समान कोण पर आती है, समान माध्यम में समान कोण पर आती है। देखिए μ1 μ4 बराबर होंगे तभी जाके कोण समान आएगा थीटा। क्लियर है क्या? ये समझ गए? ये क्लियर है क्या बेटा जी? बिल्कुल सही बात सर। ठीक है चलो, तो ये वो जो क्वेश्चन है, इस मैंने कहा था 4-5 क्वेश्चन पूछे उस कंसेप्ट बता दिए। अब आगे आ जाओ बेटा। ये तो ये कंसेप्ट हो गया, क्रांतिक कोण हो गए, स्नेल का नियम हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। अब आ जाओ समतल सतह से अपवर्तन। समतल सतह से अपवर्तन, सतह से अपवर्तन व आभासी गहराई, वह आभासी गहराई। समतल सतह से अपवर्तन व आभासी गहराई। अभी तो देखना हो, जैसे क्या होता है बेटा, ये देखना, जैसे पानी के अंदर ये रखा है वस्तु, एक वस्तु रखी है, नहीं है, और ये अभिलंब से दूर हटी और ये आपकी आंख में गिरी। ठीक है, तो ये वस्तु अभिलंब से दूर हटी, आपकी आंख में गिरी। ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना? क्या बोल दूँ, ये वस्तु आपको यहाँ से आती हुई लगेगी। ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज। क्लियर है? ये इमेज है ना, ये डी ये हो गया बिंब, बिंब की दूरी, और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, है ना? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो मैं बोलता हूँ थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आई। ये बचपन में पढ़ा अपन ने, सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों नजर आता है, याद आ गया क्या? तो ये थोड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आया। देखो थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये देख, ये तो ये प्रकाश की किरण यूं थी, यूं, तो मुझे यहाँ से आती हुई लगेगी, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आ गया। और ये सतह से दूरी है, ये देखो, ये सतह से प्रतिबिंब की दूरी जो तुझे नजर आएगा, और ये सतह से बिंब की दूरी जहां पर वस्तु वास्तव में रखी है। तो ये सतह से बिंब की दूरी और ये सतह से प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है क्या? और ये इसका अपवर्तनांक माध्यम का म्यू, ये, और ये हवा। क्लियर है? अब देखो मैं हवा ले रहा हूं अभी जानबूझ के, क्यों? क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला बताना तेरे को। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, इधर देखो प्रतिबिंब की दूरी है, तो सीधा सूत्र लिख रहा हूं। हालांकि इसका डेरिवेशन अपने काम का नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। तो बोल दूं प्रतिबिंब की गहराई बटा बिंब की DI अपॉन DO, प्रतिबिंब की गहराई बटा बिंब की गहराई। ये स्नेल का, यहाँ पे स्नेल के नियम से आता है, आई मान लिया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ऐसे त्रिभुज लग के और आता है, पर अपने को इतना नहीं करना, बराबर है ना? प्रतिबिंब की गहराई बाद वाले मीडियम का म्यू, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। बाद वाले मीडियम का अपवर्तनांक बटा पहले वाले, बाद वाला जिसमें जाने वाली, बाद वाला बटा पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला। तो बाद वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक, ये μ2 बाई μ1। तो यहाँ से आ जाओ, तो मैं बोल दूँ ये DI बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो μ2 अब यहाँ बोल दूँ, यहाँ एक तरफ हवा है तो μ2 1 हो गया बाद वाला। तो यहाँ से बोल दूँ क्या, ये आ जाएगा DO बाई μ, है ना? तो ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, है ना? यदि बाह्य वातावरण हवा है, बाह्य वातावरण हवा है, वातावरण हवा है, ए बाहर हवा है, तो बोल दूँ कितना आ जाएगा, बोलो DI बराबर है ना, ये आ जाएगा DO बटा म्यू। अरे बोलो, तो मैं क्या मैं बोल दूं, आभासी गहराई वास्तविक गहराई की बटा म्यू हो जाएगी। तो यहां से लिख रहा हूं मैं आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा म्यू, वास्तविक गहराई बटा म्यू। ये
तो ये हो गया आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा म्यू। आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा म्यू। अगर कोई मेरे से वास्तविक गहराई पूछेगा तो आभासी गहराई इंटू म्यू। अगर कोई मेरे से वास्तविक गहराई पूछेगा तो वास्तविक गहराई, कई बार उल्टा पूछे थे, गहराई बराबर म्यू इंटू आभासी गहराई। ध्यान रखना। तो कई बार आभासी देके वास्तविक पूछता है, कई बार वास्तविक देके आभासी पूछता है। तो अगर बाहर हवा है तो बटा म्यू, सही बात है, आभासी गहराई कम हो जाएगी। किरण चित्र बनाओ, किरण चित्र से पता पड़ गया ना कि डीआई कम आएगा, और डीआई बराबर डीओ बटा म्यू, डीओ बटा म्यू, आभासी वास्तविक गहराई बटा म्यू, ठीक है। और इसका उल्टा पूछ ले तो डीओ बराबर वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई इंटू म्यू, वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई इंटू म्यू। ये दोनों ध्यान रखना। सर इस पे क्वेश्चन अभी बताता हूँ, इधर देखो, ठीक है। तो अपने को एक तो ये पढ़ना है। अच्छा प्रतिबिंब ये दे देखो। अच्छा अगर मैं इसका अवकलन कर लूँ तो ये देखो, यहाँ पे ये समीकरण 1 कर दो। समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये देखो, है ना, जैसे ये वेग हो जाएंगे। सुनना, पहले मैं अवकलन कर दूं फिर बताता हूँ। यहाँ से मैं बोल दूँ क्या डी आई अपॉन डी ओ, डी आई बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी ओ, ठीक है ना। समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो तो यहाँ आ जाएगा डी डी आई बाई डी टी, बोलो बराबर म्यू टू बाई म्यू वन डी डी ओ बाई डी टी। अरे बोलो, और ये कितना आ जाएगा? तो मैं बोल दूँ अवकलन करने पर प्रतिबिंब का वेग वी आई, प्रतिबिंब का वेग बराबर म्यू टू बाई म्यू वन इंटू बिंब का वेग। अरे बोलो, ये हो गया प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, है ना, और ये हो गया बिंब का वेग, ठीक है। ये म्यू टू बाई म्यू वन हो गया, म्यू वन बाई म्यू टू। वैसे तो रट लो बाद वाले मीडियम का म्यू बटा पहले वाले का, लेकिन फिर भी मैं अक्कल से करूंगा। मैं कभी भी याद नहीं करता हूं, मेरे को ये पता दो म्यू का अनुपात है, करूंगा अक्कल से। सर कैसे करोगे? अक्कल से भी मैं बताऊंगा तेरे को, है ना। ये दोनों अपन अक्कल से करेंगे। ये हट गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना। नई स्क्रीन खोल लेते, कोई समस्या नहीं, अपने को सूत्र याद है। ये देख, तो ये देखो अपन ने क्या लिखा था बेटा, तो यहाँ से आया था वी आई अपॉन वी ओ, लिख देता हूँ एक बार, बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। सर आप कुछ कह रहे थे, अक्कल से करूँगा। ये प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग, है ना, ये बिंब का वेग, बिंब का वेग, ये बिंब का वेग, ये बिंब का वेग, ये प्रतिबिंब का वेग, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। तो चाहे प्रतिबिंब, सर आप अक्कल से कैसे करोगे बताता हूँ। इधर सुन, ये म्यू टू बाई म्यू वन होगा, या म्यू वन बाई म्यू टू को अक्कल से करूँगा, कैसे बताता हूँ। जैसे देख बेटा, ये एक मछली है। सर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, बिल्कुल सही बात है। ये देख, ये फिश ऊपर जा रही है ना। ये हो गया बिंब, ये वास्तव में बिंब हो गया। क्या मैं बोल दूं इससे जब प्रकाश की किरण निकलेगी, तो अगर मान लो पानी से हवा में जा रही है, सुनना, भारी से हल्के में जा रही है तो दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो ये गारंटी है मेरे को ऊपर नजर आएगी। बोलो, ये येलो कलर ले लेते अपन, ये देख मेरे को ऊपर नजर आएगी ये, तो मैं बोल दूं ये एफ डैश प्रतिबिंब होगा, और ये एफ फिश है, ये फिश, ये मछली है, मछली का प्रतिबिंब है, ये देख। तो क्या मैं बोल दूं ये प्रकाश की किरण मेरे को थोड़ी ये यूं जाएगी तो मेरे को ऊपर उठी हुई नजर आएगी मछली, तो मछली का प्रतिबिंब मेरे को ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। अब मैं बोल दूं ये मछली जब यहां पहुंचेगी तो उसका प्रतिबिंब यहां से यहां पहुंचेगा, तो जब मछली यहां से यहां पहुंचेगी तो प्रतिबिंब यहां से यहां पहुंचेगा। क्या मैं बोल दूं मछली वास्तव में जब इतना चली, और यार एक बात बता, मछली यहां से चल रही, इधर देख, मछली यहां से चल रही है, उसका प्रतिबिंब यहां से चल रहा है, मछली और ऊपर, प्रतिबिंब और ऊपर, तो मैं बोल दूं मछली से हमेशा प्रतिबिंब ज्यादा ऊपर नजर आएगा, तो मैं बोल दूं और जब दोनों यहां आ जाएंगे, जब मछली सतह पे आ जाएगी तो प्रतिबिंब भी सतह पे आ जाएगा, तो मैं बोल दूं मछली और उसका प्रतिबिंब दोनों सतह पर समान साथ में आएंगे, तो मछली व उसका प्रतिबिंब दोनों सतह पर एक साथ आएंगे, मछली व मछली का प्रतिबिंब दोनों सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। तो क्या मैं बोल दूं इसके लिए, क्योंकि जब मछली बाहर आ जाएगी तो ऐसा थोड़ी प्रतिबिंब बाहर नहीं आएगा, तो मछली और प्रतिबिंब दोनों साथ आएंगे, और ऐसा थोड़ी मछली यहां पहुंचेगी तो प्रतिबिंब पहले बाहर आ जाएगा, नहीं। तो मैं बोल दूं प्रतिबिंब कंफर्म धीरे चलेगा,
तो मछली व मछली का प्रतिबिंब दोनों यहां साथ पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि प्रतिबिंब धीरे हो, मछली का प्रतिबिंब स्लो हो। तो मछली का प्रतिबिंब स्लो रहेगा, मछली का प्रतिबिंब स्लो रहेगा, स्लो रहेगा, समझ गए? तो मछली का प्रतिबिंब स्लो चलेगा, समझ गए? तो बस बड़ा म्यू नीचे आएगा। तो देखो म्यू1 म्यू2 में से देखिए म्यू1 बड़ा था ना, हवा पानी, अगर मैंने पानी और हवा का एग्जांपल लिया है तो मैं बोल दूं म्यू1 बड़ा था, देख ले म्यू1 नीचे आ रहा है। सही बात है, क्योंकि जो बिंब का वेग होगा, ये देख इसको इधर भेजूंगा, बिंब के वेग से प्रतिबिंब कम आएगा और इसको कम लाना है तो बड़ा म्यू नीचे। समझ गए क्या? बड़ा म्यू नीचे। सर समझ में आ गई? ये तो मछली के प्रतिबिंब स्लो होगा। चलो साहब, तो सर दिमाग तो लगा लिया, सर कुछ क्वेश्चन कराओ। तो हमने क्या बातें देखी बेटा? अच्छा देखो, आ जाओ एग्जाम्पल। वहां पे कितने हो गए थे? 26-27 हो गए थे क्या? 28 ले लो, 29 ले ले, ठीक है? ये देख, हाँ इधर देखना हो। ये देखो, पहले आसान आसान है ना। ये सिक्का, ये कॉइन है, ये 12 सेंटीमीटर गहराई पे रखा है, 12 सेंटीमीटर नीचे रखा है द्रव में, और इस द्रव का म्यू 4/3 है, ठीक है ना? सिक्का कितना ऊपर, सिक्का प्रेक्षक ओ को कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है? सिक्का प्रेक्षक ओ को कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या मैं बोल दूं अभी सिक्के से प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है? वो दूर जाएगी अभिलंब से। तो ये बात तो तय है कि देख मैंने किरण चित्र बनाया, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मैं तो हमेशा किरण चित्र से काम करूंगा बेटा। सबसे पहले किरण चित्र बना तो मुझे सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये बात तय हो गई। क्लियर है? ये अब कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो मैं बोल दूं ये डी आई, देख ये डी आई। तो यहां से बोल दूं डी आई बराबर है ना डीओ बटा म्यू। याद आया? आभासी गहराई, ये बोल दूं मैं आभासी सॉल्यूशन में, देख सीधा आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा म्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? 12 सेंटीमीटर बटा म्यू कितना है? 4/3। म्यू बराबर आ गया 4/3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 9 सेंटीमीटर। ये आ गई, तो ये आ गई आभासी गहराई। खत्म। तो प्रतिबिंब 9 सेंटीमीटर गहराई पर बनेगा, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर है ना। ये थोड़ा डायमेंशनली ये वो लेंथ वाइज सही नहीं बना, ये 12 थोड़ा 9 जैसा दिखना चाहिए था। अब कोई बोला कितना ऊपर उठा हुआ सिक्का, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर ये पूछे कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो मेरे से किसी ने डी आई नहीं पूछा है, तो आभासी गहराई है। कितना ऊपर उठा हुआ, ये चाहिए मुझे। कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, ऊपर उठा दिखाई देगा। तो अब अपनी जगह से कितना, तो बोल दूं ये आ जाएगा डीओ माइनस डी आई। ये तो आभासी गहराई आई है, ये आंसर नहीं है, ये तो आभासी गहराई आई है बेटा। ये तो डी आई आया है, कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, मैं बोल दूं 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो सिक्का 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? 3 सेंटीमीटर। तो सिक्का अपनी जगह से 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो भैया, 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। ये एग्जाम्पल 30 देखो, है ना। ये अब देखो, ये तो हो गया आभासी गहराई। अब देखो आभासी गहराई में एक और क्वेश्चन देख कैसे पूछता है वो, है ना। जैसे ये बीकर है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, है ना। इस बीकर की गहराई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24, है ना। और वो ये पूछता है
है ना, 24 सेंटीमीटर गहराई वाले बीकर में कितनी ऊंचाई एच तक पानी भर दे कि बीकर आधा खाली व आधा भरा दिखाई दे, वह आधा भरा दिखाई दे, ठीक है, आधा खाली आधा भरा दिखाई दे, कितनी ऊंचाई तक पानी भर दे, ठीक है। और म्यू वाटर बराबर 4/3, 4/3। अब सुनना, ए ऑप्शन दे दिया मैंने 12 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर क्या, कितना था रे यार ये। एक मिनट, हाइट कितनी है, कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर, 21 करो, कैलकुलेशन आसान करनी है तो 21 सेंटीमीटर कर, है ना, 21 सेंटीमीटर कर दो, 21 सेंटीमीटर, हाँ कैलकुलेशन ठीक है। तो ये तो 12 सेंटीमीटर है ना, 18 सेंटीमीटर या यूँ कर दे ना, 7 सेंटीमीटर और डी 10.5 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है, 12, 9, 7 और 10.5। अब सुनना ध्यान से हो, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये एक बीकर है जिसमें पानी कहां तक भर दूं, कितनी ऊंचाई तक पानी भर दें कि आधा खाली व आधा भरा दिखाई दे, कितनी ऊंचाई तक पानी भर दूं कि आधा खाली आधा भरा दिखाई दे। अच्छा मैं एक बात बताओ, तुमने ये पानी भरा, ठीक है, इधर सुनना हो। अब क्या मैं बोल दूं पानी भरता जाऊंगा भरता जाऊंगा भरता जाऊंगा, तो ये पेंदा भी, अब सुनो, आधा भर दूं पानी 10.5 तक, तो 10.5 तक भर दूं तो बच्चा सोचता आधा भरा आधा खाली, नहीं, आधा भरा आधा खाली वो वास्तविकता में, लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा सर? क्योंकि ये पेंदा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। याद है, भारी में से पानी भारी है, पानी में से हवा, किरण हवा में जाएगी तो पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो मैं बोल दूं ये थोड़ी गहराई कम नजर आएगी, तो मैं बोल दूं ये उत्तर 10.5 तो नहीं आएगा, 10.5 से ज्यादा होगा। ये सर क्यों ज्यादा होगा बताता हूं। अगर आपने इस बीकर को थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक भरा, ये देख सर क्यों ज्यादा ऊंचाई तक भरोगे तभी तो ये खाली जगह कम हो गई है ज्यादा, और ये पेंदा ऊपर उठ के थोड़ी ऊंचाई कम हो जाएगी, तो दोनों बराबर होने के चांस है। तो 10.5 से ज्यादा, तो मैं बोल दूं ऊंचाई लॉजिक जो ऊंचाई है वो 10.5 से ज्यादा आएगी, क्लियर है? 10.5 से ज्यादा आएगी, तो 10.5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन था, खत्म। ये तो लॉजिक से हो गया, एक ही ऑप्शन है 10.5 से ज्यादा। सर हल कैसे करेंगे बताता हूं। अब देखो, माना h ऊंचाई तक भर दिया, ये h निकालना, ये x मान लो, ये x, और ये खाली जगह कितनी हो गई 21 - x, तो x ऊंचाई तक पानी भर दिया, तो ये खाली जगह 21 - x, आ जाओ आगे। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, खाली बराबर भरी, तो जब पानी वास्तविकता में x ऊंचाई तक भरा जाएगा, x ऊंचाई तक भरेंगे, ऊंचाई तक भरा जाएगा, तो आभासी गहराई x/h हो जाएगी। अरे बोलो,
वास्तविक बटा म्यू, वास्तविक बटा म्यू हो जाएगी क्या, और वो आ जाएगी एक्स बटा म्यू, है ना। तो ये हो गई आभासी गहराई, है ना, हाइट अपेरेंट, आभासी गहराई, आभासी गहराई, आभासी गहराई। अच्छा, खाली भाग, खाली भाग वो आ जाएगा कितना बोलो, 21 माइनस एक्स, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहां से बराबर कर दूं, एक्स बटा म्यू बराबर 21 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा बोलो, x अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स, 3x बराबर 84 माइनस 4x, 7x बराबर 84, x बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर देंगे। कहाँ तक भर देंगे, 12 सेंटीमीटर। कहाँ तक भर देंगे बेटा, 12 सेंटीमीटर। सही बात है, जब आप 12 तक भर दोगे तो ये रह जाएगा कितना, 9, और ये 12 थोड़ा ऊपर उठ के 9 बन जाएगा, ए पेंदा ऊपर उठ के 9 बन जाएगा। तो ये बात तय है कि 9 10.5 से तो ज्यादा आना था, और 12, तो 12 में दोनों 9 हो रहे, खाली जगह भी 9 हो रही है और भरी हुई दिखने वाली जगह भी 9 हो रही है। जो भरी हुई गहराई है वो दिखने में 9 दिखेगी। सर ये तो मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है बेटा, आसान था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। क्लियर है क्या, समझ में आ गई सर। तो ये चीज काम आई हमारी, क्या, आभासी गहराई वास्तविक गहराई बटा म्यू होती है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई बटा म्यू होती है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई बटा म्यू होती है। क्लियर है क्या, चलो आगे चलो, है ना। एग्जाम्पल 31 देख बेटा, 31 क्या है सर, एग्जाम्पल बताता हूं, देखो एग्जाम्पल 31 में क्या है, ये खाली जगह भरी जगह, समझ में आ गई। आप देखते हो स्विमिंग पूल वगैरह में आपको वो जो टाइल्स है वो भी ऊपर उठी हुई नजर आती है, क्यों, अपने को नहीं लगता स्विमिंग पूल में, अरे यार ये तो 3 फीट गहराई है, एकदम बाहर से देखते हैं इतना सा तो गहरा, मैं तो ये कर दूंगा, वहां उतरते हैं, जब मालूम पड़ता है वो पैर के नीचे जमीन ही नहीं आ रही है, करने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो वास्तव में ज्यादा गहरा होता है। समझ गए क्या, चलो अब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये तेरे मेडिकल में इंपॉर्टेंट, तेरे मेडिकल में नीट में 3 बार पूछा हुआ, 3 बार पूछा है, 3 बार पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट पूछा है। ठीक है सर, क्या है क्वेश्चन बताता हूं, है ना, ये देख लेना, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन होंगे तेरे, बताता हूं। ये देख, वो क्या करते हैं, एक बबल होता है अंदर, है ना, ये बबल भी, इधर से देखने पर ये O1, इधर से O2, ठीक है, ये बबल भी, ठीक है, एक तरफ से देखने पर और दूसरी तरफ से देखने पर, तो देखो क्या आएगा, ये देखना हो, ये म्यू दिया हुआ है। यदि कांच की पट्टिका, कांच की स्लेब में स्थित हवा के बुलबुले, हवा के बुलबुले, बुलबुले को एक सतह, ये ऑब्जर्वर एक सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर गहराई, वह दूसरी, वह विपरीत सतह, है ना, विपरीत लिखो, दूसरी मत लिखो, विपरीत, दूसरी में तो ये भी हो सकती है, भी विपरीत सतह, वह विपरीत सतह से देखने पर 8 सेंटीमीटर गहराई, 8 सेंटीमीटर गहराई पर नजर आता है, पर नजर आता है, तो पट्टिका की वास्तविक
चौड़ाई बताइए, चौड़ाई क्या होगी? पट्टिका की वास्तविक चौड़ाई क्या होगी? क्लियर है? चलो आ जाओ। एक तरफ से देखने पर 4 सेंटीमीटर गहराई और दूसरी तरफ से देखने पर 8 सेंटीमीटर गहराई पर नजर आता है, तो चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो देखते हैं, है ना। अब सुनना हो सॉल्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है बेटा। तो ये बल्ब, सॉरी ये बबल बीब था, यहां से देखा अपन ने, ये B1, ये इधर से देखा, ये B2, तो ये कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 8, तो क्या मैं बोल दूं ये वास्तविक गहराई? आप देखो, ये वास्तविक गहराई निकालनी है या इसकी पट्टिका की लंबाई निकालनी है L, या D बोल दो D, तो बोल दो यहां से ये D1 आएगी, ये देख ये D1 है ना, और इधर से आएगी D2। अरे यार, जो तेरे को इधर से देखने पर थोड़ा इधर नजर आएगा, क्या दे आपासी गहराई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप कांच में से हवा में देख रहे हो तो किरण दूर हटेगी, तो थोड़ी पास से आती हुई लगेगी। ये देख, प्रकाश की किरण दूर हटेगी, यहाँ से किरण चित्र बनाओगे तो ये पास, तो बोल दूं ये थोड़ी कम और कम नजर आएगी, तो ये भी थोड़ा दूर होगा वास्तव में, और वो भी थोड़ा दूर होगा। क्लियर है क्या? आ जाओ। तो यहां से बोल दूं क्या? D1 बराबर ये गहराई, D1 बराबर मैं बोल दूं ये वास्तविक गहराई, सतह से वास्तविक गहराई, यहां पे लिख रहा हूं, सतह से वास्तविक गहराई, सतह से लेफ्ट सतह से वास्तविक गहराई, याद है मैं सूत्र? गहराई याद है? D1, तो मैंने लिखा था वास्तविक गहराई बराबर म्यू गुना प्रतिबिंब की गहराई, आभासी गहराई, म्यू गुना आभासी गहराई। ये तो कितना आ जाएगा बोलो? D1 बराबर म्यू इंटू 4, समीकरण 1। ये तो उधर से इसी प्रकार से ही आ जाएगा, तो याद ये लिख दूं मैं, D1 बराबर म्यू गुना DI, है ना, D आभासी 1 है ना, और ये म्यू गुना D आभासी 2, आभासी D आभासी 2। क्लियर है? तो ये D1 D2 कितना आ जाएगा बोलो? तो यहां से देख, तो यहां से बोल दूं D2 बराबर म्यू गुना D आभासी गहराई है ना, दूसरी सतह से, ये देखो दूसरी सतह से, यहां लिखो राइट सतह से है वास्तविक गहराई, राइट सतह से वास्तविक गहराई है ना, D2 बराबर म्यू गुना आभासी गहराई। अरे बोलो, और दूसरी सतह से आभासी गहराई कितनी है बोलो? तो ये आ जाएगा म्यू गुना 8 सेंटीमीटर, ये D2। तो बोलो टोटल लंबाई, टोटल D बराबर समीकरण 2, टोटल लंबाई D1 प्लस D2, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस म्यू इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा म्यू गुना 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा कितना? 3/2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा बेटा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये 18 सेंटीमीटर गहराई आ गई। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर आपके हो गया। तो स्लेब की वास्तविक गहराई 18। तो अब इसमें 3 जो क्वेश्चन पूछे बेटा एग्जाम में तेरे, उनमें कई बार तो ये आभासी वास्तविक गहराई, आभासी गहराइयां देखिए है ना, और म्यू देखिए वास्तविक गहराई पूछ लेता है, और कई बार वो म्यू देखे और आभासी गहराई, सॉरी आभासी गहराई देखे
और म्यू देके एक तो वास्तविक गहराई पूछ लेगा, और कई बार स्लेब की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई देके म्यू पूछ लेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है बेटा, चला जा, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बेटा, तो अपन ने क्वेश्चन किए थे, अपने क्वेश्चन चल रहे थे पट्टिका की आभासी वास्तविक गहराई। अब आ जाओ एक और, देखो और कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन और करते हैं उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो अपन जो बात कर रहे थे। तो देखो वो यूं भी दे देता है कई बार कि जैसे मान लो एक बबल है यहाँ पे अंदर, है ना, बुलबुला है, इसको एक तरफ से देख रहे हैं और विपरीत सतह से देख रहे हैं, दोनों सतह से, और इसकी मान लो वास्तविक गहराई है 12 सेंटीमीटर, है ना, कितनी है 12, कितनी है बेटा 12, ठीक है। और अगला कह देगा कि एक सतह से हवा के बुलबुले को कांच की पट्टिका में स्थित, पट्टिका में स्थित हवा के बुलबुले को एक सतह से देखने पर 3 सेंटीमीटर गहराई, 3 सेंटीमीटर गहराई वह दूसरी सतह से देखने पर, सतह से विपरीत सतह से, वह विपरीत सतह से देखने पर 9 सेंटीमीटर गहराई, 9 सेंटीमीटर गहराई पर नजर आता है। तो पट्टिका की वास्तविक लंबाई की वास्तविक चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई, है ना, पट्टिका की वास्तविक चौड़ाई, सॉरी, अरे यार, वह पट्टिका की वास्तविक चौड़ाई दी भी है ना, म्यू निकालना इस बार तो, वह पट्टिका की वास्तविक चौड़ाई, पट्टिका की वास्तविक चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो म्यू 12 सेंटीमीटर, तो म्यू का मान बताना है ना, म्यू बताना है। चलो साहब, तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन 32 ही है ना, वेरी गुड, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देख, ये बुलबुला है बेटा, ये बुलबुला है, ठीक है, यहां से देखा अपन ने, ओ यहां से देखा ये, ठीक है। अब वास्तविक आभासी गहराई थी B1, इधर से गहराई थी B2, है ना, यहां से 9 बोली है B2, इसको बोला है कितना 3, B1 3 सेंटीमीटर, है ना, इधर से बोला है 9 सेंटीमीटर, एक तरफ से 3 एक तरफ से 9। अब इधर देखो, यहां से 3 यहां से 9, तो बोल दूं यहां से कितनी हो जाएगी ये वास्तविक गहराई D1, और इधर से वास्तविक गहराई D2, और बुलबुला तो एक ही जगह, तो ये D1 प्लस D2, ये बोल दूं ये वास्तविक D दी भी है, ये 12 है, 12 सेंटीमीटर, तो बोल दूं 12 बराबर D1 प्लस D2, अब सीधा लिख दो D बराबर D1 प्लस D2, और ये क्या सतह से वास्तविक गहराई है, ये वास्तविक गहराई है, बोलो दोनों वास्तविक गहराई है। और ये पता है आपको वास्तविक गहराई कितनी होती है, तो मैं बोल दूं ए सतह, लेफ्ट सतह से वास्तविक गहराई D1 बराबर म्यू इंटू 3 सेंटीमीटर, अरे 3 सेंटीमीटर, और राइट से D2 बराबर म्यू इंटू 9 सेंटीमीटर, तो एक तरफ से 3 सेंटीमीटर एक तरफ से 9, तो ये 1 2, तो बोलो कितना आ जाएगा आगे, तो बोल दूं क्या D बराबर D1 प्लस D2, D बराबर D1 प्लस D2, तो यहां से आ जाएगा
12 सेंटीमीटर बराबर 3 म्यू प्लस 9 म्यू, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ए बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, 8 3 8 और 4 12, ये दोबारा ही हो रही है। 4/3 लाना था ना, 1 मिनट रुक जा रही। 4/3 3 9 6 होगी ये, है ना, ये 6 कर देना रे रावण, ये 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, गलती हो गई मेरे लाल क्वेश्चन देने में। 6 तो बोल दो 6 म्यू। ए बेटा फिर 12 ही हो रहा ना वो, तो यहाँ से कितना जाएगा, तो 12 बराबर, ये हो गई वास्तविक गहराइयाँ, ये थी आभासी, 3 और 6 आभासी थी, तो यहाँ से बोल दूँ मैं 9 म्यू। तो यहाँ से म्यू बराबर कितना गया बेटा, 12 सेंटीमीटर बटा 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया, ये आ गया 4/3, तो इसका म्यू 4/3 है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आभासी गहराइयाँ दे दी, तो वास्तविक गहराइयाँ निकाल के कर लोगे क्या सर, समझ में आ गया। तो ये जो बबल है ये इधर से इतना शिफ्ट और उधर से उतना शिफ्ट नजर आएगा, क्लियर है। चलो तो ये शिफ्टिंग नजर आ गई। तो आभासी से वास्तविक, तो वास्तविक और आभासी में संबंध समझ में आ गया। अगर बाहर हवा है तो वास्तविक आभासी गहराई बराबर वास्तविक बटा म्यू, या वास्तविक गहराई बराबर म्यू इंटू आभासी गहराई, क्लियर है। चलो सर मजा आ गया, चला जा आगे जा। हम्म 33 एग्जाम्पल। सर क्या है 33? अब देखो भाई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते रहेंगे, कई बार यूं पूछ लेता है। ये लो एक सिक्का है, ये है ना, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर ये है आदमी, है ना, और ये कितना 12 सेंटीमीटर गहरा पानी, और ये म्यू बराबर 4/3 है ना। पानी में क्या यूं लिखो, बीकर के पेंदे पर रखा सिक्का, पर रखा सिक्का प्रेक्षक को सतह से 4 सेंटीमीटर ऊपर स्थित प्रेक्षक को खुद से कितना दूर दिखाई देगा, कितना दूर दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, दिखाई देगा, ठीक है। अब पेंदी पे सिक्का, पेंदे के तले में सिक्का रखा है, खुद से कितना दूर दिखाई देगा, तो क्या मैं बोल दूं ये सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। देख ए बेटा, ये देख प्रकाश की किरण जाएगी दूर हटेगी, तो ये बात तो तय है, प्रेक्षक को दूर दिखाई, ये यहाँ दिखाई देगा, पास में थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब खुद से कितना दूर दिखाई देगा, ये निकालना है आपको, ये डी। तो बोल दूं ये आभासी गहराई निकाल लो, 4 जोड़ देना उसमें। ए 4 आभासी गहराई में 4 जोड़ना मत भूलना, और आभासी गहराई तो मेरे को डायरेक्ट पता है, सीधा ही सूत्र याद कर लिया। क्या मैं बोल दूं सतह से सिक्के की सतह से सिक्के की आभासी गहराई, सिक्के की आभासी गहराई, सिक्के की आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर में बोल दूं क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वास्तविक बटा म्यू, वास्तविक बटा म्यू, वास्तविक बटा म्यू, म्यू। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो आभासी गहराई डी आई बराबर 12 सेंटीमीटर अपॉन 4/3। ये अरे देखो ये बताया था ना वास्तविक बटा म्यू सीधा, तो ये कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। तो ये आभासी गहराई आ गई 9 सेंटीमीटर। कई बच्चे 9 टिक कर जाते हैं, तेरे से ना तो 9 सेंटीमीटर पूछा, तो कई बार वो बच्चे की क्या आभासी गहराई निकालने की आदत होती है, अब वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो 9 टिक कर, कितना ऊपर पूछेगा तो 12 - 9 3, और आभासी ये यहां से दूरी पूछी है। अब देखो तो बोल दो प्रेक्षक से दूरी, यहां जा प्रेक्षक से दूरी, प्रेक्षक ओ से दूरी, दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस डी आई। तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो उत्तर आ जाएगा 13। समझ गया क्या ये, तो प्रेक्षक से 13 सेंटीमीटर दूर नजर आएगा। क्लियर है क्या, तो प्रेक्षक से 13 सेंटीमीटर दूर।
समझ गए? चलो, तो ये हो गया बेटा आभासी और वास्तविक गहराइयों वाला। क्लियर है? तो हम ये कर लेंगे। अब वेग पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये देख, पहले आसान करते हैं, इधर देखना, पहले दिमाग लगाएंगे रे। ये देख, मछली जल की रानी है बेटा। ये देख, ये एक प्रेक्षक देख रहा है, ये मछली है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, यदि प्रेक्षक ओ को दिखाई देने वाली मछली का वेग, ठीक है, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 6 कर दो, 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो मछली का वास्तविक वेग, मछली का वास्तविक वेग क्या होगा? वास्तविक वेग या चाल को जो वास्तविक वेग बताना है। ओ को दिखाई देने वाली मछली, बताओ ओ को कौन सी मछली दिखाई देगी? ओ को कभी मछली दिखाई नहीं देगी। इधर देख, क्या मैं बोल दूं मछली से निकलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दूर जाती हुई नजर आएगी, तो प्रेक्षक ओ को मछली नहीं, मछली का प्रतिबिंब नजर आएगा। ये एफ डैश, तो बोल दो मछली नहीं, मछली का प्रतिबिंब नजर आएगा। ये बोलो, तो ऊपर उठी नजर आएगी। अब इसका वेग, तो क्या मैं बोल दूं इस आदमी को तो ये वाला वेग नजर आ रहा है जो मेरे को दिया हुआ है। आदमी, इसको दिखाई देने वाली मछली तो ये प्रेक्षक को दिखाई देने वाली मछली तो ये, और ये वेग मुझे दिया गया कितना? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल दूं ये प्रतिबिंब का वेग है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये ऊपर की तरफ। तो मैं बोल दूं, सॉल्यूशन में लिख दूं, व्यक्ति को, प्रेक्षक को मछली का प्रतिबिंब दिखाई देगा, का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो VI बराबर 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ऊपर की ओर, ठीक है, प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो मछली का वास्तविक वेग ये VO, ठीक है, प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वास्तविक मछली F का वेग, ठीक है, VO, ये निकालना है। तो क्या मैं बोल दूं मछली का प्रतिबिंब ऊपर है, तो ये तो स्लो होगा, फास्ट ही होगा, दिमाग लगाऊं तो मैं बोल दूं वास्तविक मछली का वेग तो ज्यादा आना चाहिए। तो ये देखो, तो यहां से मैं बोल दूं, अब देखो VI बटा VO। अब सुनना ध्यान से, वैसे तो मेरे रटा हुआ है बाद वाले माध्यम का अपर्तांक म्यू हवा ए μ2 बाई μ1, वैसे मैं दिमाग भी लगाऊंगा। तो देखो पहले ये कर लेता हूं, तो ये हवा 1/4/3 और प्रतिबिंब का वेग दिया हुआ है मेरे को कितना रे? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्रतिबिंब का वेग है, ध्यान रखना, बटा VO बिंब का वेग। तो ये VO बराबर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 4/3, तो यहां से कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया प्रतिबिंब का वेग। क्लियर है क्या? तो ये बिंब का वेग आ गया, प्रतिबिंब का वेग 6 है तो बिंब का वेग ज्यादा होगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मछली का जो बिंब है, ये मछली जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी, तभी तो ये 6 नजर आ रहा था मुझे। तो ये अच्छा, दिमाग से सर कैसे करते हैं? तो क्या मैं बोल दूं VO ज्यादा होगा, ये देख VO वास्तविक बिंब तेज चल रहा होगा, प्रतिबिंब थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तो VO ज्यादा होगा, तो बस VO को ज्यादा करना, तो VO बड़ा होगा VI से, बस इससे दिमाग लगा ले। तो कौन सा म्यू ऊपर कौन सा नीचे पता पड़ जाएगा। तो मैं बोल दूं VO ज्यादा लाना है तो VO ये ज्यादा लाना है, ये ज्यादा लाना है, तो बोल दूं बड़ा म्यू नीचे, ये बड़ा म्यू नीचे वाला ज्यादा लाना तो बड़ा म्यू नीचे। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गया? तो ये वेगों में संबंध भी हो गया। अब एक इस पर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ, चील पक्षी, याद आया वो? इधर देखो, बता कराता हूं, है ना, एक क्वेश्चन वो बार बार तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं तो, है ना। 34 35 एग्जाम्पल 35 देख, है ना।
देख अब इस पे और ही जोरदार क्वेश्चन देख। अच्छा लग रहा है पक्षी, बेहतरीन, वेरी गुड। मछली जल की रानी, शानदार। चलो अब क्वेश्चन सुनना हो। एक 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आता हुआ पक्षी मछली को पानी में स्थित मछली को अपनी ओर 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आता देखता है, से गतिशील या आता हुआ देखता है तो मछली का वास्तविक वेग, ठीक है, मछली का वास्तविक वेग बताना है। 3 सेंटीमीटर नीचे ऊर्ध्वाधर और गति करता है ना, 3 सेंटीमीटर से डाई करता है। ये पक्षी का है चाल 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और मछली को अपनी ओर। अब ये मछली थोड़ी मछली के प्रतिबिंब को देख रहा होगा, अभी कराया था पहले, देख यार पक्षी को मछली तो कभी दिख ही नहीं सकती है, एफ दिखेगा, और वो भी क्या, कितने से, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से पक्षी के सापेक्ष, उसको खुद को पक्षी के सापेक्ष, बर्ड को, पक्षी को ऐसा लगता है कि मेरी तरफ 9 से आ रहा है, ये एक अलग बात है, पक्षी खुद भी तो चल रहा है, तो मछली के प्रतिबिंब का वास्तविक वेग भी अलग होगा। इधर देख, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इसमें, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको हर जगह हर किताब में देखने को मिलेगा। हाँ, सॉल्यूशन देख, पक्षी को अपने सापेक्ष मछली के प्रतिबिंब, मछली नहीं, मछली के प्रतिबिंब एफ डैश का वेग कितना दिखाई देता है, वेग 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिखाई देता है। पक्षी को अपने सापेक्ष, खुद के सापेक्ष मछली के प्रतिबिंब का वेग 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिखाई देता है ना, खुद के सापेक्ष, ठीक है, खुद के सापेक्ष 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिखाई देता है प्रतिबिंब का वेग। तो प्रतिबिंब का वास्तविक वेग कितना होगा, देख मैं वास्तविक मछली का वेग नहीं कह रहा हूं, प्रतिबिंब का वास्तविक वेग, ये तो मछली के सापेक्ष है। तो यहां से आ जाओ, पीछे कोई इमेज डिलीट करनी पड़ेगी, ये यहां से ही हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं पुराना, 14वें नंबर का हटा रहा हूं, ठीक है, चला जाओ। तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, मछली के प्रतिबिंब का बर्ड, पक्षी के सापेक्ष, मछली का प्रतिबिंब, ये मछली का प्रतिबिंब का पक्षी के सापेक्ष 9 आई के पे, 9 ऊपर की तरफ है, इसको मैं लिख दूं क्या, वी आई, यू लिख दे, बराबर वी प्रतिबिंब, ये एफ डैश है ना, एफ डैश या इमेज ऑफ फिश, ठीक है ना, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब मछली का प्रतिबिंब है, ये माइनस, ये पृथ्वी के सापेक्ष माइनस वेलोसिटी ऑफ या बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मछली के प्रतिबिंब का पृथ्वी के सापेक्ष वेग माइनस पक्षी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग का अंतर, ये आ गया, ये तो ये है कितना, 9 आई के ऊपर की तरफ जा रही है मछली, पक्षी को ऐसा लग रहा है कि मछली का प्रतिबिंब, ये मछली का प्रतिबिंब, तो पक्षी को ऐसा लग रहा है कि मछली का प्रतिबिंब मेरी तरफ 9 से आ रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश, ये जो किसको नजर आ रही है, विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, पक्षी के सापेक्ष मछली के प्रतिबिंब, ये मछली के प्रतिबिंब का वेग ऊपर 9, तो ये रख दिया। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
पक्षी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग -3 आई कैप नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे आई कैप मान रहा हूं इसको। हाँ ये तो बोल दूं, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकालनी है। मछली के प्रतिबिंब का वेग माइनस बर्ड का वेग -3 आई कैप, ये तो इसको उधर भेजो, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 उधर लाया तो 6 आई कैप। तो ये मछली के प्रतिबिंब का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, ये मछली के प्रतिबिंब का, ये मछली का प्रतिबिंब का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, मछली के प्रतिबिंब का पृथ्वी के सापेक्ष वेग है ना, मछली के प्रतिबिंब का वास्तविक वेग आ गया, ये पृथ्वी के सापेक्ष वेग आ गया। अब ये आया मछली का प्रतिबिंब, अब यहां बना पिक्चर, ये थी मछली जल की रानी। सर क्या जल की रानी, दिमाग खराब कर दिया मछली ने बेटा, ये क्वेश्चन ही ऐसे ही है। तो ये आ गया, अब ये आ गया वास्तविक वेग, ये फिश के डैश एफ डैश का वास्तविक वेग है ना पृथ्वी के सापेक्ष, और ये निकालना है वी फिश निकालना है, मछली का वास्तविक वेग निकालना है, और मुझे प्रतिबिंब का पृथ्वी के सापेक्ष वेग पता पड़ गया, मतलब प्रतिबिंब का वास्तविक वेग पता पड़ गया 6 आई कैप, 6 ऊपर की ओर, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। मैं बोल दूं ये तेज होगा, ये कितना होगा, ये ज्यादा होगा। तो अब यहां से आ जाओ है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश अपॉन वेलोसिटी ऑफ फिश इज इक्वल टू प्रतिबिंब, मछली के प्रतिबिंब का वेग बटा मछली का वेग है ना, वास्तविक वेग ये निकालना है, बराबर बोलो मछली का तेज आएगा ये, और वैसे भी μ2/μ1 होता है ये, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये ये इसके ये दिया हुआ 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये निकालना है मछली का वेग, बराबर बाद वाला म्यू हवा 1 और ये 4/3, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा फिश का वेग बराबर कितना आ जाएगा बोलो, फिश का वेग कितना आ जाएगा बोलो, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ गति है। क्लियर है क्या? तो मछली वास्तव में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गतिशील है ऊपर, और प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से दिखाई देगा। सर ये सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? तो इन 35 क्वेश्चनों से मैंने तेरे आभासी और वास्तविक गहराई और आभासी और वास्तविक या प्रतिबिंब और बिंब के वेगों में संबंध बता दिया है ना। डेरिवेशन नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि जरूरी भी नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। DI अपॉन DO, जिस लेवल पे डेरिवेशन काम आता है वो तेरा है ही नहीं, वो JEE में काम आता है, ठीक है। तो DI अपॉन DO बराबर μ2/μ1 या VI अपॉन VO, दोनों सेम रिलेशन है। प्रतिबिंब बटा बिंब बराबर μ2/μ1। और वैसे तो मैं रे डायग्राम में लॉजिक लगा के भी कर दूंगा। सर सारी बात समझ में आ गई? सर सारी बात समझ में आ गई? अब तो सर आप कुछ भी दोगे तो हम कर लेंगे। तो ये हो गया गहराइयों में संबंध। अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे शिफ्टिंग, पट्टिका में शिफ्टिंग, ठीक है बेटा। चलो अगले टर्न पे बात करेंगे इसके आगे। धन्यवाद। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो बेटा, ये बल्ब है एक 6 सेंटीमीटर ऊपर पानी की सतह से, ठीक है। अब अपने को क्या करना है बेटा, बताना है कि प्रेक्षक O को इस बल्ब का दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर दिखाई देगा। दूरी भी दर्पण से ही निकालनी है ना, इस दर्पण से ही दूरी निकालनी है, समतल दर्पण M से। तो अब देखो सबसे पहले किरण चित्र बना बेटा। तो क्या मैं बोल दूं प्रकाश की किरण ये देखी जाएगी, और ये जब प्रकाश की किरण जाएगी बेटा तो क्या मैं बोल दूं ये अभिलंब के करीब आएगी, और ये जब अभिलंब के करीब आएगी तो परावर्तित होकर ये वापस ही हो जाएगी, है ना। और फिर यहां से अपवर्तन होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहां अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब दूर से आता हुआ लगेगा। तो पहली सतह पर अपवर्तन के पश्चात ये बल्ब का प्रतिबिंब B की जगह B डैश नजर आएगा। ये तो B की जगह B डैश पे प्रतिबिंब नजर आएगा, ये यहां पे। तो B की जगह B डैश पे प्रतिबिंब नजर आएगा, ठीक है। और फिर ये यहां से दूरी हो जाएगी, ये तो ये बल्ब की ये देख, है ना। तो इसके लिए बिंब ये हो जाएगा, ये देख देख यहां से अपवर्तन होगा तो इस वाले दर्पण को तो ये लगेगा किरण यहां से आ रही है, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात इसको यहां से आती हुई लगेगी। तो इसके लिए बिंब B डैश होगा, और उसका प्रतिबिंब ये नीचे बनाएगा। जगह नहीं यहाँ पे, ये देखो सुनो, तो यहाँ नीचे कहीं प्रतिबिंब बनेगा B डबल डैश। फिर ये किरण वहां से आती हुई लगेगी, मेरे को B डबल डैश, ये नीचे यहाँ नहीं है तो B डबल डैश से आती हुई लगेगी, तो फिर यहाँ दूर हटेगी, तो ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये वो अंदर बनेगा, थोड़ा मैंने ज्यादा ये कर दिया, थोड़ा सा अपवर्तन कर, यही हूं,
ये बी डैश, बी ट्रिपल डैश। तो पहले अपवर्तन होगा, देखो पहली सतह पर पहले यह सतह 1 पर अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब यहाँ बी डैश बनेगा, फिर इसके लिए बिंब होगा वो परावर्तन से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी पर, फिर वापिस अपवर्तन होगा। तो 2 बार अपवर्तन, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त और एक बार परावर्तन। चलो आ जाओ, ये देख सॉल्यूशन। सतह 1 पर अपवर्तन से, ठीक है, सतह 1 पर अपवर्तन से बोलो कितना आ जाएगा। तो यहां से बोल दूं ये डी आई, इधर देखो सतह 1 पर अपवर्तन कर रहा हूं पहले, ये हटा, ये डी आई, ये डी आई है ना, डी आई। तो यहां से बोल दूं डी आई बटा डी ओ। अब मैं बोल दूं देख डी आई ज्यादा आना चाहिए, और वैसे भी म्यू 2 बाई म्यू 1 बाद वाला मीडियम ये इस बार 4/3 ये दिया हुआ था बेटा, मैं लिखना भूल गया, ये म्यू 4/3 दिया हुआ है। तो बोल दूं इस बार बाद वाला मीडियम वैसे भी है, तो बोल दूं म्यू, तो ये म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1, तो ये आ जाएगा 4/3 अपॉन म्यू 1, म्यू 1 बोलो तो म्यू 1 1, और ये डी आई निकालना है, और डी ओ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से डी आई बराबर बोल, डी आई बराबर कितना आ जाएगा बोल 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 आ गया बेटा, ये डी आई बराबर 8 आ गया, ये डी आई बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तो ये 8 सेंटीमीटर ये हो गई। तो ये 8 सेंटीमीटर जो दूरी है वो बोलो बताओ यहां से कितनी हो जाएगी, ये तो ये कितनी हो जाएगी बोलो, तो ये 12 सेंटीमीटर ही हो गया क्या, 12 सेंटीमीटर, तो 12 ये और 8 ये, तो 12 और 8 टोटल कितना हो गया, तो बल B2 की। तो मैं बोल दूं ये तो प्रतिबिंब की सतह से दूरी, तो अब देखो दर्पण से दूरी, दर्पण से बी डैश की दूरी, ये देखो ये बी डैश इसके लिए बिंब हो गया दर्पण के लिए, ये बी डैश, तो दूरी कितनी हो गई 8 + 12 20। तो बोल दो दूरी, तो ये हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 8 + 12 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। तो ये दर्पण से दूरी 8 + 12 20 सेंटीमीटर ये। अब ये जो 20 सेंटीमीटर दूरी है ये सतह से उतना ही 20 सेंटीमीटर नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो बोल दू अतः बी डैश का दर्पण से बनने वाले बी डैश के प्रतिबिंब, बी डैश के प्रतिबिंब के समतल दर्पण से बनने वाले, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब बी डबल डैश की दूरी बोलो ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखो बी डबल डैश की दूरी अंदर, ये अंदर की तरफ बी डबल डैश ये है, कितनी आ गई ये बी डबल डैश की दूरी 20 सेंटीमीटर ये। अब ये किरण वापस बाहर जाएगी बोलो, तो ये फिर 32 हो जाएगी है। तो अब ये आ जाओ 20 सेंटीमीटर अंदर की तरफ। अब यह परावर्तित किरण बाहर आते समय सतह 1 से पुनः अपवर्तित होगी। अतः डी आई बराबर, अच्छा, अतः सतह से बी डबल डैश की दूरी बोलो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, और ये टोटल आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अरे बोलो ये पीछा, ये देखिए ये 12 प्लस ये 20 तो 32 हो गया क्या, 32 सेंटीमीटर। अतः अपवर्तन के पश्चात सतह से बी डबल डैश के बनने वाले प्रतिबिंब की गहराई, बी डबल डैश की आभासी गहराई बोलो, आभासी गहराई का सूत्र क्या था, आभासी गहराई रटवा रखा मैंने जब बाहर आवा हो तो बोलो, आभासी गहराई
बी ट्रिपल डैश बराबर है ना, जिसको मैं बी ट्रिपल डैश बोल रहा हूं बराबर, बोल दो वास्तविक बटा वास्तविक बटा म्यू। ये कितनी आ जाएगी बोलो, 32 सेंटीमीटर अपॉन 4/3, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आ गई आभासी गहराई। क्लियर है क्या? अब ये 24 सेंटीमीटर आभासी गहराई आई है, बोलो ये आभासी गहराई 24 सेंटीमीटर आई है क्या? वो यहां से आई है बेटा, यहां से है ना, यह सतह से दूरी है, ये 24 सेंटीमीटर, ये क्या, यह सतह से दूरी है, सतह से दूरी है, दूरी है, अतः दर्पण से, अतः दर्पण से दूरी, बोलो दर्पण से दूरी, बोलो कितनी आ जाएगी, तो मैं बोल दूं दर्पण से दूरी आ जाएगी 24 माइनस 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो आंसर 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण में ये अंदर 12 सेंटीमीटर पे नजर आएगा प्रतिबिंब, ये देख ये 24 है, 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 तो ये 12, समझ गए? तो दर्पण के अंदर 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतिबिंब नजर आएगा, बी डबल डैश। क्लियर है क्या बेटा? ये 12 सेंटीमीटर। सर ये तो बड़ा बेहतरीन समझ में आ गया हमारे को, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो ये सारी बातें सर, तो ये सब बातें तो हमारे को सर बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है सर। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो बड़े बनते हैं जब बार बार अपवर्तन, देख अब एक बार वापस से देखते, ध्यान से सुनना, एक बार शुरू से देखते हैं। ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, इधर देख, ये 6 ध्यान रख लूंगा मैं, 6 था, ये 12 बार लिखा हुआ ही है ना, ये देख, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं है ना, थोड़ा छोटा बना था डायग्राम, वापस से पूरा ही बनाता हूं, ये देख बेटा है ना, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे, छः, बारह, ये ठीक है, ये म्यू 4/3, ठीक है। ये देखो, ये प्रकाश की किरण ये आई है ना, ये पास में आई, ये तो जैसे ये प्रकाश की किरण ये अपवर्तन के बाद पास में आई, तो बोल दो ये पीछे से आती हुई लगेगी, थोड़ा ज़्यादा दूर मत बनाओ, ये फिर क्या डायग्राम में लफड़ा होएगा, तो मैं बोल दूं ये थोड़ी सी पीछे से आती हुई लगेगी, ये बी डैश है ना। तो देख एक बार यहाँ जैसे ही अपवर्तन हुआ ये पीछे से आती हुई लगेगी, ये देख ये बी डैश, तो ये पास आई है ये। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये अपवर्तन के पश्चात मैंने सोल्व किया था 8 आया, अभी मेरा ध्यान कैलकुलेशन में नहीं करा दी मैंने, तो बोल दूं इसका बना प्रतिबिंब इसके लिए बिंब हो गया, देख ये इसके लिए, और ये 8 और 12 20 हो गया क्या, ये 20, तो ये 20 नीचे बनेगा प्रतिबिंब, ये देखो ये 20 है तो ये 20 नीचे बनेगा, ये 20 और ये 20 अंदर है, तो ये देखो यहां से फिर अपवर्तन होगा, तो बोल दूं जो 20 अंदर है वो 20 और 12 कितना हो गया, ये 32, तो 20 12 32, तो मैं बोल दूं ये अपवर्तन के पश्चात फिर ये देखो 32 नीचे, ये तो 20 12 ये 32, तो अब ये जो 32 दूरी थी 32 बटा म्यू करा था मैंने, तो याद है 24 आया था, तो ये 24 आया, ये 24, और अगर ये 24 है उसमें से 12 ही हो गया, तो 12 ये नीचे 12, तो 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा, 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से ये। तो एक बार अपवर्तन हुआ, इसके लिए ये बिंब हुआ, फिर इसने प्रतिबिंब करके ये इसके लिए बिंब हुआ, सतह के लिए बिंब हुआ, ये बी डबल डैश, फिर ये अंततः प्रतिबिंब बना है बी ट्रिपल डैश, ये बी ट्रिपल डैश, ये क्लियर है। ये सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो सर ओके है मामला, सर बड़ा ही बेहतरीन, तो बिल्कुल वास्तव में अच्छे क्वेश्चन। अब देखो एक वक्र दर्पण में बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे, है ना, तो ये करने तो पढ़ेंगे बेटा आप, इससे क्या होता है हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे, बात बड़ी इस क्वेश्चन की नहीं है, बात है इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल 37, अब ये देख दर्पण पे, ये देख वक्र दर्पण पे, ये देख ये पानी भरा था, अगले ने बीकर लगा दिया,
हाँ, अब देखो ये एक बीकर है, यदि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, अंतिम सूर्य से आने वाले, सूर्य से आने वाले समांतर किरण पुंज द्वारा बनने वाले अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति की सतह से दूरी की सतह की द्रव सतह से दूरी ज्ञात करो, है ना। ये कर लो 50, ये कर दो 1 मीटर कर दो इसको। यदि द्रव की बीकर में ऊंचाई पहला h बराबर 80 सेंटीमीटर, सेकेंड h बराबर 40 सेंटीमीटर हो, h ठीक है, उधर लिखा है h मैंने, है ना, ये h बराबर ये है ना, ये दिया हुआ है। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, बेहतरीन। देखो अब क्या है सॉल्यूशन, देखिए यहाँ किरण चित्र बता रहा हूं। तो बोलते हैं प्रकाश की समानांतर किरण है, तो पहले एक बार मैं ये कर रहा हूं, कितना पहला केस पार्ट 1 कितना 80 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो जब ये किरण है तो बताओ ये कहां मिलेगी, फोकस पे, और फोकस पहले आएगा या पानी पहले खत्म होगा, फोकस पहले आएगा। ये देखो तो मैं बोलती हूँ ये फोकस आ गया, फोकट नहीं फोकस है सर, फोकट कहां से, ये फोकस, ये आ गया फोकस, ठीक है, ये आ गया फोकस। तो ये जो समानांतर किरण पुंज है बेटा, ये फोकस, और ये फोकस कितना दूर होगा बेटा, ये फिर ये किरणें यहां रुकेगी, थोड़ी आगे जाएगी, ये प्रकाश की किरणें और आगे जाएगी। तो ये जो किरण पुंज है ये फोकस में मिलेगा और आगे जाएगा। अच्छा अब ये फोकस कितनी दूर होगी, तो फोकस तो वही है r/2, और ये आ जाएगा बेटा f बराबर r/2, तो बोल दो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया बेटा, तो ये 50 आ गया, तो मैं बोल दूं ये 30 होगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर ये दूरी हो गई है वाली, तो ये 50 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। अब ये देखो बेटा, ये प्रकाश ये 50 पर मिली और ये आगे गई, अब यहां अपवर्तन होगा, सुनना, ये किरण पुंज यहां मिल गया है तो पानी में ही, अब जाके अपवर्तन होगा, तो अंतिम प्रतिबिंब आप ये नहीं बोल सकते 70 से 30 सेंटीमीटर गहरा यहां बन रही है, लेकिन ये किरणें बाहर, तू तो बाहर से देख रहा है भैया, तू तो यहां खड़ा है ना, तो बाहर जब अंतिम, मैंने क्या बोला अंतिम प्रतिबिंब, तो अंततः ये बाहर आएगी किरण, ऐसा थोड़ी अंदर ही रह जाएगी, तो अंतिम प्रतिबिंब का बनेगा, तो ऑरेंज कलर से बता रहा हूं मैं, तो बोल दूं यहां अपवर्तन होगा, एक बार यहां व्हाइट लाइट ये खींच, येलो लाइन, तो यहां फिर से अपवर्तन होगा। अब देख बेटा इधर देख ध्यान से, ये अपवर्तन होगा तो किरण दूर हटेगी या पास, दूर हटेगी, तो लॉजिकली मैं बोल दूं ये थोड़ा सा पास बनेगा प्रतिबिंब, ये तो ये किरण दूर हटेगी और ये प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये तो बोल दूं थोड़ा और ऊपर बनेगा, ये तो 30 से कम आएगी, मेरे को दिमाग में आ रहा है 30 से, क्योंकि ये 50 है, 30 से कम आएगी, गारंटी ले रहा हूं, ये अंतिम प्रतिबिंब 30 से कम आएगा, ये 30 से कम आएगा। चल आ जाओ, अब देखते हैं पहले का सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो यहां पे देख बेटा, है ना 80 और ये h बराबर 40, इधर ही लिख रहा हूं मैं, ये h 40 हो, सेकंड 40 हो, सेकंड h बराबर 40 हो, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक साहब। अब देखो सॉल्यूशन देख, है ना, येलो कलर से देख, तो बोल दूं सतह से दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, यूं लिखो दर्पण, अवतल दर्पण से बनने
वाले प्रतिबिंब की द्रव सतह से गहराई से वास्तविक गहराई कितनी आ गई बेटा? मैं बोल दूं 30 सेंटीमीटर। वास्तविक गहराई 30 सेंटीमीटर। अरे बोल, तो मैं बोल दूं आभासी गहराई। बोलो, वह जल सतह से अपवर्तन के पश्चात है ना, DI आभासी गहराई, जो कि अंतिम प्रतिबिंब आभासी गहराई, DI बराबर वास्तविक बटा म्यू। बोलो, और ये वास्तविक गहराई कितनी थी बेटा? तो मैं बोल दूं ये वास्तविक गहराई 30 थी। अरे बोल, तो म्यू, तो बोल दूं ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर बटा 4/3। तो कितना आ जाएगा बोल? तो ये 30 में 15 ढाई कितना? 90 बटा 4 45 27.5 22.5 सेंटीमीटर। ये देख करके देख, 90 बटा 4 45 बटा 2 22.5 सेंटीमीटर। तो बोल दो 22.5 सेंटीमीटर आ गई ये। तो ये 22.5 सेंटीमीटर आ गई है। तो बोल दो आंसर फाइनल। तो ये यही पूछा है, देख द्रव की सतह से, ये देख द्रव की सतह से दूरी ज्ञात करो। तो बोल दो 22.5 सेंटीमीटर। तो द्रव अंतिम प्रतिबिंब की द्रव सतह से दूरी कितनी? 22.5 सेंटीमीटर अंदर की ओर, अंदर ये अंदर है, बाहर नहीं है, ध्यान रखना। 22.5 सेंटीमीटर अंदर। क्लियर है क्या? ये अंदर, समझ गए क्या बेटा? ये अंदर की ओर। चले आगे, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलो सर ऐसे ही अगर इधर देखो, अभी हो गया है ना, आगे चल। दूसरा 40 सेंटीमीटर तक ही भराओ। ये देख दूसरा और ही बेहतरीन, ये देख 40 सेंटीमीटर तक ही भराओ। तो अगर ये दूसरा भाग देख, इसमें भी वही सारी रामायण होगी। देख समानांतर किरण पुंज R बराबर 1 मीटर, F बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, ये समानांतर किरण पुंज गिरा। अब ये प्रकाश का किरण पुंज किधर जाएगा बेटा? ये जाने वाला था, कहां जाने वाला था? ये। ठीक है, लेकिन पानी पहले खत्म हो गया, क्योंकि 50 बाद में आएगा ना 40। तो बोल दू ये यहां जाने वाला था। देख डॉट बना रहा हूं, यहां जाने वाला था। ये जाने वाला था, ये तो बोल दो ये 10 ऊपर जाने वाला था। ठीक है, लेकिन ये पहले मिल गया। ये देख, ये पहले मिल जाएगा। तो बोल दो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश की किरण, क्योंकि बाहरी सेल के में जा रही है। ये देख, अपवर्तन के पश्चात यहां मिलेगी। ये तो प्रतिबिंब ये बात है 10 से पहले मिल जाएगा, क्योंकि ये 10 ऊपर जाने वाला था। ये बेटा 50 है ना, ये फोकस 50 है, ये फोकस पे जाने वाला था। ये देख, ये फोकल बिंदु है, ये फोकस बिंदु। तो बोल दो ये 50 पे जाने वाला था, पर ये पहले मिल गया। तो बोल दो ये 10 ये 50 पे, यानी कि 10 ऊपर जाने वाला था, पर ये पहले मिल जाएगा। ये आ गया प्रतिबिंब की गहराई DI। ठीक है, ये निकालनी। तो ये बात 10 से कम आएगी। तो देखो कैसे, तो बोल दू ये किरण चित्र से, सतह से, इधर देख बेटा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं बेटा, शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सॉल्यूशन, सतह से बिंब की दूरी कितनी है? DO बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। प्रतिबिंब की दूरी DI बराबर बोलो DO बटा म्यू। अरे बोल, अरे DI अपॉन DO
प्रतिबिंब की दूरी है आभासी गहराई, आभासी छोड़ दूरी बराबर, तो बोल दू DI अपॉन DO बराबर μ2 बाई μ1। बोलो तो यहां से μ2 फिर वही है, μ2 तो यही है μ2 1 और ये μ1 4/3। ये पानी बोला है 4/3, देख लिखा होगा शायद, पानी नहीं लिखा तो लिख ले। ये सूर्य से आने वाले किरण अंतिम प्रतिबिंब द्रव, द्रव लिखा ना, μ 4/3 लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दो μ 4/3। अरे यार वो लिखना था, समझ जाना यार, क्या माथा पोड़ी करता है। ये आ जा, तो ये आ जाओ, तो DI अपॉन DO बराबर μ2 बाई μ1 आ गया। तो यहाँ से बोल DI बराबर है ना, तो ये μ2 हो गया 1 हवा है बाहर, और ये हो गया 4/3, और DO कितना हो गया बेटा, DO बोलो DO बिंब की, DO मतलब बिंब की, तो ये बिंब की गहराई 10 हो गई ना, ये सतह के लिए, तो सतह से आभासी बिंब बोलते हैं इसे को, किरण मिलने वाली थी यहाँ, तो आभासी बिंब 10, ये 10 सेंटीमीटर। और सही बात है देख 4/3 नीचे कम ही तो आएगा, सही बात है, DI कम ही तो आ रहा है, देख किरण चित्र भी तो यही कह रहा कम आएगा। बोल कितना गया ये, तो 30/4 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूं 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा। ये 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, ये 7.5, ये 7.5, ये 7.5, ये 7.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो प्रतिबिंब की गहराई बेटा बिंब की गहराई, ये सारा हिसाब हो गया। क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या तेरे बेटा ये मामला? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो सर ये सारी बात तो हमारे समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चला आगे, चलो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने तेरे को आज जो क्वेश्चन कराया बेटा, 2 3 क्वेश्चन कराए मैंने, है ना, ये एक तरीके से 3 क्वेश्चन हो गए। इन सारे क्वेश्चनों में कॉमन बात क्या है, कभी अपवर्तन हो रहा है, कभी परावर्तन, पहले अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन, बस कबड्डी खेलता जा, इसका बिंब उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब इसका बिंब करते जाना। और इसके लिए ये बढ़िया प्रैक्टिस हो गई, किरण चित्र भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपवर्तन प्लस परावर्तन के क्वेश्चन बनते हैं मिलकर, ये मैंने तेरे को करा दिए। अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे शिफ्टिंग, पट्टिका से शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग पढ़ेंगे अगले टर्न पे। बेस्ट ऑफ लक।